हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयारी जीत की तैयारी जून की तैयारी सीए यशस्वी भंडारी के साथ मैं लेकर आई हूँ स्काई इज ब्लू ब्लू इज स्काई ऑडिट रिवीजन। बट ऑब्वियस ये स्काई इज ब्लू ब्लू इज स्काई कहाँ पे होता है? ऑडिट में ही होता है मैम। बट आज से फटाफट से ऑडिट का रिवीजन करेंगे और पेपर 10 का ऑडिट वाला पोर्शन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देकर आने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ओके बट हाँ, आपको रिवीजन करना है मेरे साथ। दीज आर नॉट रेगुलर लेक्चर्स। यहाँ पे फटाफट से ऑडिट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। हाँ, ये रिवीजन एक ही बार मैं करूंगी बट आपको रिपीटेटिव बेसिस पे करना पड़ेगा बिकॉज एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सीएमए इंटर पेपर 10 जहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, वहां पे ऑडिटिंग का रिवीजन मैं लेने वाली हूँ। ओके तो मुझे बताओ, ये ऑडिट का रिवीजन लेने से पहले क्या हम थोड़ा सा ऑडिट का बैकग्राउंड करें? एक छोटे मोटे वर्ड्स जो हमारे साथ हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं बट मैम इतने बार रट्टा मारा है फिर भी याद नहीं रहते बिकॉज आपने वो मन से समझे ही नहीं है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड करते हैं छोटे छोटे वर्ड्स को, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में वो सारे वर्ड्स देखने वाले हैं। ओके चलो मैम मुझे बताओ, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एग्जामिन समथिंग। क्या एग्जामिन समथिंग? कॉस्ट रिकॉर्ड, जीएसटी रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड। ओके या फिर कोई भी रिकॉर्ड, जो कोई भी रिकॉर्ड्स फॉरेंसिक ऑडिट के टाइम पे बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना है और उसके बाद में one written document will be prepared where auditor express opinion on entities document facts after his examination। मतलब ये ऑडिट क्या है? कुछ तो एग्जामिन करना है, उस पे एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हम रिपोर्ट बोलेंगे और उस रिपोर्ट में एक कुछ तो ओपिनियन देना है। यही तो है सिंप्लीफाइड ऑडिट। ओके टू होम ऑडिटर विल रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट करता है, अगर सपोज एग्जांपल लिया कॉस्ट ऑडिट का तो मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को, एग्जांपल लिया जीएसटी ऑडिट का तो मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को। स्टॉक ऑडिट जैसे हम सीसी रिन्यूअल के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस हो या फिर जहां पे स्टॉक को मॉर्गेज किया हो, ऐसे जगह पे स्टॉक ऑडिट होता है। तो ऐसे टाइम पे बैंक और मैनेजमेंट को दिया जाता है रिपोर्ट। अगर आपका स्टैट ऑडिट होगा तो स्टैट ऑडिट के केस में यूजर्स को ये रिपोर्ट दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्ट दिया जाता है। ओके यू विल एडवाइज ऑल दिस यूजर वेदर एवरीथिंग इज गुड, रीजनेबल और नॉट, इज इट एज पर कंप्लायंसेस और नॉट, ये तुम्हारे ऑडिट में बताओगे। देयर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, कॉस्ट में है, जीएसटी में रूल्स है, स्टॉक के कुछ रूल्स होते हैं, बैंक के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं सीसी के लिए वगैरह। ये सारे कंप्लायंसेस के हिसाब से क्या आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या, ये सब बताना इज ऑडिटर। ओके आया सामने, आया ध्यान में? ओ अभी देखो एक बार है ना, फटाफट से ना एग्जाम्पल अपन ये सारे ये जो बड़ा डेफिनेशन है वो एक बार पढ़ लेंगे। और हाँ, डेफिनेशन से डरना नहीं है, बहुत इजीएस्ट वे में हम उसको तोड़ तोड़ कर समझ जाएंगे और उसके बाद में रेटिफिकेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन audit of any information for any entity whether profit oriented or not oriented irrespective of its size or legal framework with a view to express an opinion on their information provided by users। मैम क्या बोला? कुछ भी नहीं समझा, लेकिन बहुत फटाफट बोल। ओके धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन पढ़ के बताया हुआ है, ऊपर मैंने आपको ऑडिट का डेफिनेशन बताया हुआ है। अभी धीरे धीरे ये लेक्चर तक ये डेफिनेशन आपको पूरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। कैसे? देखो 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ऑडिट। कौन कौन से 3 पार्टीज? एक ऑडिटर है, एक मैनेजमेंट है, एक यूजर ऑफ द रिपोर्ट है। हमने यूजर ऑफ द रिपोर्ट तो देख लिए। ओके अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ट्रू एंड करेक्ट व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ये क्या मैम इसमें डिफरेंस है? यस बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। हाँ मैम, एक फेयर और एक करेक्ट, ये 2 वर्ड्स की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है 100% चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट डन।
100% चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट डन। ओके, ट्रू एंड करेक्ट व्यू में क्या आता है? 100% चेकिंग इज डन। ओके, मतलब अब दूसरा डिफरेंस बताती हूँ। ऑडिटर विल एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता, जब भी वो ऐसे वाले ऑडिट करता है जैसे स्टैट ऑडिट हुआ, टैक्स ऑडिट में तो करेक्ट व्यू देना पड़ता है, जीएसटी ऑडिट केस में हुआ। अब देखो ऑडिटर क्या करता है, मुझे बताओ, एक सपोज हमने एक साल का ऑडिट किया, क्या मुझे बताओ साल भर का ऑडिट करने के लिए क्या हम हफ्ते भर में वो ऑडिट कर पाएंगे? अगर साल भर का 1 to 1 एक करके बिल बाय बिल चेक करना है, नहीं पॉसिबल होता मैम। इसी को तो बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। यस मैम, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ऑडिट में कंसेप्ट आता है सैम्पलिंग, ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट मटेरियलिटी, ऑडिट का रिस्क असेसमेंट करके हम मटेरियल चीजों को उठाते हैं, हम ऑडिट का सैंपल्स उठाते हैं और उसको चेकिंग करते हैं। दैट्स वाई ये जो सैम्पलिंग बेसिस होता है उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, समझा? समझा आपको? ओके मैम, आया ध्यान में। और ट्रू एंड करेक्ट व्यू मतलब 100% चेकिंग। जैसे 100% चेकिंग कब होता है? टैक्स ऑडिट में 100% चेकिंग करना पड़ता है, बट टैक्स ऑडिट तो सीएमए लोगों के लिए है ही नहीं। अभी तक टैक्स ऑडिट का प्रोविजन आपको दिया ही नहीं है, बट हाँ देने की बात जरूर चल रही है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या 100% चेकिंग कब होता है? जैसे अगर कोर्ट ने बोला कि ए ऑडिटर आप मुझे ना इस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने का पूरा रिकॉर्ड चेक करके और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या इस कंपनी में ने सच्ची में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे टाइम पे सैम्पलिंग करके कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे 100% चेकिंग लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता, ना कोर्ट को पता है कि कौन से वाले बिल पे स्कैम हुआ होगा। दैट्स वाई ऐसे वाले टाइम पे हम ट्रू एंड करेक्ट व्यू देते हैं। समझा? अभी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ट्रू एंड करेक्ट व्यू में। यस मैम, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कॉस्ट ऑडिटर कांट बी द सेम पर्सन। क्यों मैम, सेम क्यों नहीं हो सकते? अगर मैंने पूरा साल भर मैंने ये किया है, अकाउंटिंग किया है, बट ऑब्वियस ह्यूमन एरर की वजह से मेरे से कोई ना कोई तो गलती वगैरह हुई होगी, बट ऑब्वियस मैं तो एक छोटा सा भोला भला सा इंसान ही हूं ना। यस मैम, कोई भी इनोसेंट मिस्टेक हुआ होगा, एरर हुआ होगा, टेक्निकल एरर हुआ होगा, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं ही खुद इस सारे रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी मैं ही खुद करूँगा, क्या मुझे बताओ, मैं जाकर मैनेजमेंट को बोल दूंगा क्या कि मैम देखो ना मैनेजमेंट, देखो ना मैंने ही गलती की थी और इतनी सारी गलती है? नहीं हो सकता पॉसिबल। दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कॉस्ट ऑडिटर कांट बी सेम। ऑडिटर कौन होना चाहिए? क्या अल्सो एंटिटी शैल नॉट अपॉइंट एनी रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी क्यों नहीं? अभी मुझे बताओ, क्या मैं मेरे पापा के बिजनेस का ऑडिट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। फिर मैम क्या होगा, इतना पढ़ा लिखा कर आपके पापा ने आपको सीए बनाया और आप उन्हीं के बिजनेस का ऑडिट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मैं उनकी रिलेटेड पार्टी हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन आता है, हमारा फादर डॉटर का रिलेशन आता है, जिसकी वजह से सपोज पापा ने उनके बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ की होगी, तो क्या मैं आकर पूरे जमाने को, पूरे गवर्नमेंट को बता दूंगी कि नहीं मेरे ही पापा ने गड़बड़ की हुई? नहीं पॉसिबल होता। दैट्स वाई एंटिटी शैल नॉट अपॉइंट एनी रिलेटेड पार्टी। दैट्स वाई ऑडिटर कैसा होना चाहिए? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट पार्टी। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इसीलिए तो डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ही बोला है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके, आया समझ में? यस मैम, आया समझ में। मतलब ये तो समझा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे हम अपन ने ऊपर देखा, कॉस्ट रिकॉर्ड, जीएसटी रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड्स होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। ओके,
of any entity whether profit oriented or not profit oriented irrespective of its size and legal framework। मतलब क्या मैम, मुझे बताओ, ऑडिट क्या सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों का होता है? नहीं, ऑडिट किसी भी प्रोप्राइटर का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, एलएलपी का भी हो सकता है, एचयूएफ का भी हो सकता है, इवन प्राइवेट लिमिटेड का भी हो सकता है और पब्लिक लिमिटेड का भी हो सकता, पब्लिक लिमिटेड नहीं होता, पब्लिक कंपनी का भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ऑडिट सिर्फ कंपनीज के लिए है। गवर्नमेंट ने जब भी रूल्स और रेगुलेशन लाए थे तो कुछ तो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, आइदर वो टर्नओवर के रिलेटेड होगा या फिर कैपिटल के बारे में होगा। वो अगर रिक्वायरमेंट, वो अगर थ्रेशोल्ड किसी भी लीगल एंटिटी ने, आइदर वो इंडिविजुअल होगा या फिर पार्टनरशिप या फिर कंपनी ने अगर क्रॉस किया तो उस पर ऑडिट एप्लीकेबल होगा, उस पर ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियस अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा डोनेशन आता है, बट ऑब्वियस गवर्नमेंट जानना चाहती है क्या वो डोनेशन किसी इलीगल तरीके से आया है, क्या किसी इलीगल तरीके से डोनेशन आया है क्या, अगर डोनेशन भी आया क्या इसका इस्तेमाल कोई किसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए चल रहा है, तो दैट्स व्हाई इन पे भी ऑडिट होता है, समझे। इवन फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में उसका कोई भी एस्टैब्लिशमेंट करती है तो फॉरेन कंपनी आकर हमारा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है क्या उसके तरीके फेमा के हिसाब से है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ये सारा भी उसका भी ऑडिट होता है। ओ मैम, इतना स्कोप है? यस बच्चों, ऑडिट में बहुत सारा स्कोप है। और ऑडिट का स्पेशलिटी क्या है पता है? ऑडिट सिर्फ अकेला नहीं चलता, उसके साथ और एक सब्जेक्ट चलता है। जैसे अगर जीएसटी का ऑडिट करना है तो आपके पास जीएसटी का नॉलेज भी होना चाहिए और ऑडिट का नॉलेज भी होना चाहिए। कॉस्ट के ऑडिट करने हैं तो कॉस्टिंग के नॉलेज भी होना चाहिए और ऑडिट का भी नॉलेज होना चाहिए। दैट्स व्हाई ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलता है, समझे? ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी तो आपको इतना सारा समझ में आ गया, आई होप सो आपको डेफिनेशन के बहुत सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी अगर आपको ऑडिट को समराइज करना है या फिर आपको ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट, या फिर हमें एक्सप्लेन करो ऑडिट क्या होता है। आगे आने वाले रिवीजन लेक्चर में तो बहुत सारी चीजें हम देखने वाले, लेकिन उससे पहले हम सिंप्लीफाइड तरीके से क्या ऑडिट के स्टेप्स सीखे। सिंप्लीफाइड तरीके में 5 ही स्टेप्स है ऑडिट के, सिर्फ 5 ही स्टेप्स है ऑडिट के। कौन कौन से स्टेप? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एंटिटीज बिजनेस, अग्रीइंग विद द एंगेजमेंट टर्म, ऑडिट प्लानिंग, ओके, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, और फिफ्थ स्टेप है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। ओके मैम, क्या क्या बोला, कुछ भी नहीं समझा, चलो वन बाय वन जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एंटिटीज बिजनेस, एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट ऑडिट ऑफ फार्मा कंपनी एंड कॉस्ट ऑडिट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। मुझे बताओ, अगर किसी का, मुझे बताओ कॉस्टिंग में तो आपने सीख लिया है, देयर आर लेबर, मटेरियल, फिर ओवरहेड्स होता है। मुझे जनरल लॉजिक लगाकर बताओ, फार्मा कंपनी का स्ट्रक्चर और पेट्रोलियम कंपनी का स्ट्रक्चर सेम होगा क्या? नहीं मैम, नहीं सेम होता। इसकी वजह से अगर वो सेम नहीं है तो हमें ऑडिट करना सेम तरीके से हो जाएगा क्या? पॉसिबल नहीं हो सकता। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फार्मा कंपनी ही ओनली। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मुझे बताओ अगर कोई पार्टनरशिप फर्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है और कोई एक कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा क्या? नहीं मैम, पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। जहाँ पे कंपनी है वहां पे डायरेक्टर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, उनके कंप्लायंसेस अलग होंगे। दैट्स वाई कोई भी एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले, कोई भी एंटिटी का ऑडिट करने से पहले उस एंटिटी के फ्रेमवर्क का, उसका बिजनेस प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लेना इज दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक कंपनी का ऑडिट करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये बात आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी, बट जब भी आप आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाओगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, समझा? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एंटिटीज बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड ये अग्रीइंग विद द एंगेजमेंट टर्म।
अग्रीइंग विद द एंगेजमेंट टर्म क्या है? दिस इज एन एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर वेयर स्कोप्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कब आकर आप ऑडिट करोगे, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, और बट ऑब्वियस फीस क्या होगी, जिसके लिए अपन इतना तड़प तड़प के मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो फीस तो मिलना चाहिए ना। फीस पहले ही डिसाइड हुई हो जाएगी, या ऐसे होता है कि नहीं नहीं मैं पहले ऑडिट करूंगा फिर आप है ना आपके मर्जी के हिसाब से फीस देना, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट टर्म। उसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट टर्म। ओके, आया ध्यान में? चलो थर्ड स्टेप क्या है? ऑडिट प्लानिंग। अभी एंगेजमेंट टर्म डिसाइड किया, फिर हम अपन ने इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड किया, वो एंटिटी के बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। अब प्लान करना पड़ता है खुद के घर में जाकर कि डिसीजन लेना पड़ता है अबाउट हिज टीम, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। मतलब मेरे टीम में कौन कौन आएगा, कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, फिर कब हम जाएंगे ऑडिट करने के लिए, कितने दिन तक वहां पे काम करेंगे, कौन से एरिया को सबसे ज्यादा देखेंगे, कौन से एरिया को सबसे कम देखेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। कौन से एरिया को सबसे ज्यादा देखेंगे मतलब क्या मैम? अभी सपोज आप है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा कोई तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम बिजनेस है, ओके और मैं सबसे ज्यादा मैं परचेस करती हूँ रिलायंस पेट्रोलियम से, रिलायंस के पेट्रोलियम इससे करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो क्रेडिटर होता है वो रिलायंस है, बट ऑब्वियस है हम रिलायंस के ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा चेक करेंगे ना, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन रिलायंस के चेक करेंगे। ये जो डिसाइड करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। समझा? ओके मैम। अभी प्लानिंग हो गया, एंगेजमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग भी कर दिया, ये सभी को क्या लॉकर में बंद कर दोगे? नहीं, इसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑडिट प्लान, रियल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान इज कॉल्ड ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑडिट प्लान। आया ध्यान में? समझा आपको? ओके मैम, समझा। अब फिफ्थ है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेयर यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट रिकॉर्ड। अभी अपन ने एग्जीक्यूशन भी कर लिया अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, एंगेजमेंट टर्म्स के हिसाब से सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद में हमने सब कुछ एग्जीक्यूशन कर लिया, बट मैनेजमेंट बोलेगा इतना सब करने के बाद एक ओपिनियन दो ना कि वेदर स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ एक रिटन डॉक्यूमेंट में बताना इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। आया ध्यान में? समझेंगे आपको ये सारे 5 चीजें क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एंटिटीज बिजनेस, अग्रीइंग विद द एंगेजमेंट टर्म, ऑडिट प्लानिंग, और उसके बाद ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, उसके बाद में ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। ओके मैम, समझा? अभी तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है कि हम कब जाकर ऑडिट सीखेंगे, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कब ऑडिट करेंगे। बट क्या मैं आपको बताऊं ऑडिट कौन कर सकता है? क्या मैम? बट ऑब्वियस ना, मैं जब भी सीए में सीएस बन जाऊंगी मैं ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हूँ, जो कुछ भी मेरे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। नहीं, मेंबर्स हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेंबर्स हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक बार मेंबर बनने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप एक तो प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो। मेंबर्स जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसी को परमिशन होता है, उन्हीं को परमिशन होता है ऑडिट करने का, विच आर अलाउड बाय योर इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझा? आया ना ट्विस्ट लाइफ में? ओके मैम, अभी इतना तो बता दिया कि सीओपी लेना पड़ेगा। ओके, बट मैम ये सारे ऑडिट्स का कुछ टेक्निक होता है, किधर तो गाइडलाइन तो दिया होगा ना, आप सिखाओगे, हमेशा तो आपके लेक्चर्स नहीं देखेंगे, हमेशा मेरे ही लेक्चर्स देखना, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सारी जो मैं बकवास करती हूँ उस सभी का किधर ना किधर तो दिया हुआ है सारा गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे अकाउंटिंग के रूल्स होते, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते, तुम्हारे कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते, वैसे ही ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स है। ऑडिट में भी बोला गया है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जो कि गाइडलाइन करता है कि कैसे
कैसे ऑडिट करना है, किसको मटेरियल चीजें मानेंगे, ओपिनियन कौन से टाइप का होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व करना है, ये सभी को एक गाइडलाइन के फॉर्मेट में दिया गया है और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, आज आपका बेसिक बैकग्राउंड बन चुका है। ओके, आज फटाफट से ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, कल मिलेंगे यही टाइम पे और फिर ऑडिट का रिवीजन और तगड़ा करेंगे और 50 मार्क अपने खाते में जमा कर देंगे। सो सी इन द क्लासरूम फॉर टुमारो।